नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो 27 मार्च 2021 को सेकंड सेट में हुआ था। तो उस सेट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट वो जीके के सवाल कवर करेंगे। जब आपके 27 मार्च को एग्जाम हुआ था तो उस दिन प्रथम पारी का वीडियो आ गया था, 27 मार्च के सेकंड सेट का वीडियो पेंडिंग था। तो फाइनली आज अपन देखने वाले हैं उस सेट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट सवाल, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित रहेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एक वर्ष के अंतर्गत लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी यदि आप टीटीजे के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है तो सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी के सारे एग्जाम्स के हैं और जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस सेट में पूछे गए टोटल 40 जीके के सवाल, एंड में कमेंट करके बताना इनमें से आपके कितने करेक्ट हो सकते थे। देखिएगा पहला सवाल, 2000 रुपये का जो नोट है उसकी साइज क्या है ये पूछा है। तो 2000 रुपये के नोट की साइज है 66 mm गुणा 166 mm, यानी उसकी चौड़ाई है वो 66 mm है और लंबाई है वो 166 mm। mm का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो आप कह सकते हैं 6.6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 16.6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य जो भी भारतीय करेंसी के नए वाले नोट हैं उनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो 500 रुपये का जो नया नोट है उसकी डायमेंशन है 66 mm मल्टीप्लाई 150 mm, चौड़ाई और लंबाई की ये रेशियो है 66 गुणा 150 mm। 200 रुपये का जो नया नोट है उसकी 66 गुणा 146 mm है। 100 रुपये के नए जो न्यू नोट है उसकी जो डायमेंशन है विमा है वो 66 गुणा 142 mm हो जाएगी। 50 रुपये के नए वाले नोट पर है 66 गुणा 135 mm। 20 रुपये के न्यू नोट पर है 63 गुणा 129। 10 रुपये के न्यू नोट पर है 63 गुणा 123 mm है। तो सारे जो भी न्यू नोट है उनकी डायमेंशन मैंने आपको बता दी है। और जो भी नोट के पीछे चित्र अंकित है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एनटीपीसी में आया था 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो वो है सांची के स्तूप का जो कि मध्य प्रदेश में है। 10 रुपये का जो नया नोट है उसके पीछे है कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो उड़ीसा में है। 20 रुपये के न्यू नोट पर एलोरा की गुफा। 50 रुपये के नोट पर है हम्पी का रथ कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर है रानी की वाव। 500 के नोट पर है रेड फोर्ट लाल किला और 2000 के नोट पर चित्र है वो मंगलयान का है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन। और आपको पूछ रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालचारी। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट है विलियम की मौसी जो ट्रिक है। उसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय हैं एनटीपीसी में आया था कैनिंग है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र का नाम है वो कब गढ़ा गया था, तो यूनाइटेड नेशंस नाम है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था, किसने गढ़ा था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कब, 1942 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन जो 1943 में हुआ था उस अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का जो स्लोगन है, नारा है वो दिया गया था। हिंदी में बोले तो बांटो और छोड़ो, ये नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का यदि आपको फॉर्मूला पता था, सूत्र पता था तो इजीली बता सकते थे। ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज का फॉर्मूला रहता है वो C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में आया था सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 है। इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज में कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 है। अगला सवाल देखिएगा, प्रोपेन का सूत्र यहाँ पर पूछा है तो C3H8 हो जाएगा। C3H8 है जो एल्केन है, CnH2n+2 है। तो कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस
2 8C3H8 है। इसी प्रकार मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, ब्यूटेन का C4H10। नेक्स्ट में देखिए, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये ग्रहों की गति का जो सेकंड नियम है, क्षेत्रीय चाल का नियम है, जो कि क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, वो बताता है। तो ये नियम जो ग्रहों की गति के नियम दिए, किन्होंने दिए हैं? केपलर ने दिए। तो केपलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 3 नियम दिए थे केपलर ने। पहला था कक्षाओं का नियम, सेकंड है क्षेत्रीय चाल का नियम, फिर है परिक्रमण काल का नियम। उगादि फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये एक नव वर्ष फेस्टिवल है, जो कि हिंदू पंचांग के चैत्र महीने के पहले दिन को ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त तेलंगाना है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में भी ये मनाया जाता है उगादि फेस्टिवल, स्पेशल रूप से, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। इसके कारण एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा आंदोलन है वो समाप्त करना पड़ा था? तो वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? जो तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक है, उसका सदस्य देश कौन सा नहीं है? ऑप्शन पर आधारित आपको पता होना चाहिए। ओपेक में सदस्य देश है कितने? 13 हैं। एनटीपीसी में सवाल आ चुका है, कौन से देश ने 2020 में ओपेक की सदस्यता है वो छोड़ दी थी? जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी थी। इससे पहले इंडोनेशिया और कतर ने भी इसकी जो सदस्य देश थे वो छोड़ चुके थे। ओपेक के जो 13 सदस्य देश है वो कौन से हैं? सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो हैं। ये सभी ओपेक के वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर फरवरी 2021 में ई श्रावणी पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो फरवरी 2021 में 16 फरवरी 2021 को जो ई छावनी पोर्टल है वो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? तो टोटल जो 62 छावनी बोर्ड है उनके 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना है, और ये विकसित किन्होंने किया है? ई छावनी पोर्टल डेवलप किया है तो ये ई गो फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साथ ही साथ यहाँ पर DGDE है, यानी डायरेक्ट जनरल डिफेंस एसेट हैं, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा ये विकसित किया गया है संयुक्त रूप से। ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह जी ने ये 16 फरवरी 2021 को लॉन्च किया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्गों को इसके विकास, रख रखाव और प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए जो प्राधिकरण है वो वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। ऑप्शन में ये NHAI नहीं था, केंद्र सरकार था, तो वो आप करेक्ट कर सकते थे। NHAI का गठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 1988 में हुआ था। NHAI का गठन है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 13, इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो भारत की प्रथम मेट्रो कोलकाता में सबसे पहले उसका उद्घाटन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। निर्माण ये 1970 में स्टार्ट हुआ था, और फाइनली जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दिल्ली मेट्रो की हुई थी 2002 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, GEO की फुल फॉर्म पूछा है, तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में जो लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। अन्य जो भी स्थान है जैसे कानपुर में नाना साहेब ने किया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था, पटना से पीर अली ने किया था, जगदीशपुर या फिर बिहार से किया था बाबू कुंवर सिंह, यहाँ से एग्जाम आता है, मेरठ से कदम सिंह ने, बरेली से खान बहादुर ने, झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व। दुनिया का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट है वो उसका नाम है सालार दे उयुनी। तो ये सालार दे उयुनी डेजर्ट है, ये कहाँ पर? ये है बोलीविया में। आपको पूछ रहे भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा कच्छ का रण, गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा, 2019 में एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है? तो 2019 में एशियन विमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई है भारत के जयपुर में। कहां पर? जयपुर में हुई है, जिसमें चैंपियन टीम रही थी साउथ कोरिया। यदि आपको पूछ रहे 2019 में वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये तो एशियन की थी जो वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप थी। 2019 वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप जापान में आयोजित हुई थी, चैंपियन नीदरलैंड रही है। 2021 में जो वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो स्पेन में
होने वाली हैं दिसंबर 2021 में। इसी प्रकार यहाँ पर बात करूँ 2019 के वर्ल्ड मेंस की, वो वुमेन की थी मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है 2019 में डेनमार्क में हुई थी। डेनमार्क और जर्मनी में संयुक्त रूप से हुई थी, चैंपियन डेनमार्क रही थी। और अब की बार 2021 में वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जनवरी 2021 में इजिप्ट में आयोजित हो चुकी है। चैंपियन टीम डेनमार्क रही है। 2020 की जो वुमेन यूथ वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो क्रोएशिया में हुई है। अगला सवाल देखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 21 का एक इजी सवाल था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी सोलर जो एनर्जी सिटी है वो विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में टोटल 60 सोलर एनर्जी सिटी विकसित करने का टारगेट था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2007 से लेकर 2012 तक है। तेज और अधिक समावेशी विकास का उसका उद्देश्य था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट वन देखिएगा, 1921 में एडविन ल्यूटियंस ने किस स्मारक को डिजाइन किया था? तो एडविन ल्यूटियंस ने जो 1921 में इंडिया गेट को डिजाइन किया था 10 फरवरी 1921 से, इसका अनावरण फिर एडविन ल्यूटियंस ने ये तो डिजाइन किया था इंडिया गेट को, और इंडिया गेट का अनावरण किया गया था वो 12 फरवरी 1931 को किया गया था। इसके अलावा एडविन ल्यूटियंस के द्वारा डिजाइन किए गए जो स्मारक है उसमें एक तो राष्ट्रपति भवन है, एक हैदराबाद हाउस है जो भारत में ये एडविन ल्यूटियंस के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इंडिया गेट को डिजाइन किया है एडविन ल्यूटियंस ने और गेटवे ऑफ इंडिया को किया है जॉर्ज विटेट ने। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है आकाश मिसाइल का क्या कार्य है? तो आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगी, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है आकाश, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, प्रोड्यूस किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। 2009 से ये सर्विस में है। पादप में फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है? तो ये भोजन का स्थानांतरण करने का कार्य है, शर्करा का भोजन का। जाइलम का क्या हो जाएगा? जाइलम जल का, पादप की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर पानी और खनिज के प्रवाह को। जाइलम और फ्लोएम दोनों किस प्रकार के उत्तक है? तो ये जटिल उत्तक है। मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो ये नृत्य है हिंदू भगवान, हिंदू गॉड कृष्णा को। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने करवाया था? तो दिल्ली में दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुए हैं। यदि मैं बात करूं तीसरा दिल्ली दरबार तो वो 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार है जिसका आयोजन 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार का लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा कराया गया था। और इस तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में बादशाह जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी भारत आए थे। और इसी दरबार में यदि आपको पूछ लें कि बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा कौन से दिल्ली दरबार में की गई थी? तो तीसरे दिल्ली दरबार में की गई थी। साथ ही साथ राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा भी जो थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, तो इसी में की गई थी। पहले दिल्ली दरबार की बात करूं तो 1877 में किन के द्वारा आयोजित किया गया था? ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। सेकेंड दिल्ली दरबार है वो लॉर्ड कर्जन ने 1903 में आयोजित किया था। अगला सवाल देखिएगा, स्वेज नहर कहाँ पर है? तो ये इजिप्ट में है। स्वेज नहर है किसको जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है, जिसको ऑफिशियली कब ओपन किया गया है? इसी फैक्ट से भी एनटीपीसी में आया था, यहाँ से भी एनटीपीसी में सवाल आया है और ये भी आया कि कहाँ पर है। तो ओपन जो स्वेज नहर को किया गया तो वो 1868 में किया गया है। निर्माण कार्य किसकी देखरेख में शुरू किया गया था? तो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में निर्माण कार्य 1858 में शुरू किया गया था। सबसे हल्की ऊन जिसका नाम है शाहतोष, वो किसकी होती है, किससे प्राप्त होती है? शाहतोष जो ऊन है वो सबसे हल्की ऊन है वो चिरू या फिर तिब्बती मृग। तो ये ऑप्शन आपके दिया गया था, तिब्बती मृग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी सबसे हल्की ऊन नाम है शाहतोष है। और चिरू का ऊन इसे क्या कहा जाता है? शाहतूष हो जाएगा। और ये बहुत गर्म, सबसे हल्के और सबसे महंगा ऊन है। और ये जो आपके तिब्बती मृग हैं ये विश्व संरक्षण संघ और यूनाइटेड स्टेट फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है। ये देख सकते हो जो तिब्बती मृग हैं या फिर चिरू हैं। अगला सवाल देखिएगा, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ईरान नहीं है। बाकी सार्क की बात करूं तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 1985 में की गई थी ढाका में। और इसमें जो सदस्य देश हैं उसकी ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पीएनबी से बीमा करवाया। पीएनबी से बीमा करवाया का मतलब क्या है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं।
अगला सवाल, कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल नहीं है? तो टोटल जो भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, एमएबी प्रोग्राम है, उसकी लिस्ट में सम्मिलित हैं। तो 18 जैवमंडल रिजर्व हैं भारत में, उनमें से 12 कौन से जैवमंडल रिजर्व हैं जो एमएबी लिस्ट में सम्मिलित हैं? तो इसमें से भी करंट अफेयर्स के बनते हैं कि 12वां कौन सा सम्मिलित हुआ है। 12वां बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नवंबर 2020 में यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में शामिल हुआ वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले 11वां 2018 में हुआ था, उसका नाम था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हो, जो भी ऑप्शन में इसमें से नहीं था करेक्ट करना था, जो नहीं है। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार कब कौन सा ऐड हुआ? 2000 में हुआ नीलगिरी सबसे पहले, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में, फिर सुंदरबन है, नंदा देवी है, नौकयक है, पंचमणि है, सिमलीपाल है, अचनकमार, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्यमलाई है, कंचनजंगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये सभी यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें सम्मिलित हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक किस देश से हैं? तो वर्तमान में जो कि विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक बनी हैं, जो अफ्रीकन है, वो किस देश से हैं? नाइजीरिया से हैं। और इनके एक अन्य देश की भी नागरिकता है 2019 से, वो यूएस की भी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और नाइजीरिया दोनों की ये नागरिक है वर्तमान में। तो ये विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक हैं, इनका नाम है नोगोजी ओकंजो इवेला। 1 मार्च 2021 के डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे रोबर्टो एजेदो, थे 2017 से 2020 तक ये छठे महानिदेशक हैं, वर्तमान में 7वीं हैं ये। और सबसे पहले थे पीटर सुतरलैंड जो कि आयरलैंड से थे। अगला सवाल देखिएगा, राज्यसभा की बैठक कराने के लिए गण पूर्ति यानी जो कोरम संख्या है वो कितनी होती है? तो किसी भी सभा हो गई, समिति है, कार्यकारिणी की बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की परमिशन जो स्वीकृति अनिवार्य रहती हैं वही कोरम कहलाती हैं। और राज्यसभा के केस में या फिर लोकसभा के केस में, दोनों ही केस में जो गण पूर्ति या फिर कोरम संख्या रहती है, सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। जैसे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, तो इसका 10वां हिस्सा कीजिए, यानी 25 सदस्य अनिवार्य हैं राज्यसभा की बैठक के लिए। तो सभा में सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात 25 सदस्य हो जाएगा राज्यसभा के केस में। इसी प्रकार मैं बात करूँ लोकसभा की, तो 200 ये 550/10 कर दीजिए 10वां भाग, तो ये 55 सदस्य हैं वो लोकसभा के लिए अनिवार्य है। कोरम का मतलब ही यही है कि कोई भी सभा है या फिर समिति है, कार्यकारिणी की बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को ही कोरम बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 2019 में 91st जो एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं उसमें से जो शॉर्ट ये डॉक्यूमेंट्री वाली कैटेगरी है, इसका जो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस उस मूवी का नाम है। और बात करूं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की, तो वो फीचर की गई है फ्री सोलो जो मूवी है। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म कौन सी है 2019 के ऑस्कर अवार्ड में या फिर 91st एकेडमी अवार्ड में? तो बेस्ट पिक्चर है ग्रीन बुक। बेस्ट डायरेक्टर है ओफोंसो क्वारॉन, बेस्ट डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर है रमी मलेक। बेस्ट जो अभिनेत्री है वो ओलिविया कोलमैन है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये सभी अवार्ड है 91st एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड जो 2019 में दिए गए हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो एक्टर है, अभिनेता है, वो कौन है? महेरशाला अली है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं रिजना किंग हैं। इसी प्रकार बात करूं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की, तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म नाम है रोमा मैक्सिको। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म स्किन हो जाएगी। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बाउ है। और बात करूं 92nd एकेडमी अवार्ड की, तो उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड पैरासाइट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है बॉन्ग जून हो को। बेस्ट एक्टर का है जोकिन फोनिक्स को। बेस्ट एक्ट्रेस का है रीनी जेलवेगर को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो कि 91st का पूछा गया, 92nd का भी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में अमेरिकन फैक्ट्री है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट वाली है वो है लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वार जोन। अगला सवाल, फॉर्मूला ऑफ लेंस का आपको सूत्र पूछा था, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के केस में। दर्पण होगा तो माइनस के स्थान पर प्लस कर दीजिएगा। फोकस दूरी है 1/f है, और फिर यहाँ पर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ओके, v हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी है और u है बिंब की दूरी।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है एमएस वर्ड में पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग जो रहती है उसको रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रहता है। एमएस वर्ड में आपने जो भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की है, किसी को बोल्ड किया है, किसी को इटालिक किया है, जो भी सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो आपको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में लेकर आना है, उस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, जो भी अंडरस्कोर वगैरह, तो ये सभी को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कंट्रोल और क्यू का कॉम्बिनेशन एक ये शॉर्टकट की है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। जो भी अंडरलाइन किया है आपने या फिर किसी को बोल्ड किया है, स्पेस दिया है, इन सभी के लिए डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल क्यू या कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स यानी एनएफसी कहाँ पर स्थापित है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद में 1971 में स्थापित हुआ था। एक सवाल था उत्तराखंड में भूकंप आने का कौन सा वैज्ञानिक कारण है। तो उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है और वहाँ पर भारी भूकंपीय गतिविधि से ग्रस्त ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट पेज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट पेज मार्जिन रहता है वो एक तरीके से उसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 1 इंच स्पेस रहता है दोनों तरफ से टेक्स्ट का, लेफ्ट और राइट में। एक सवाल था कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। भारत में क्वासी फेडरल या फिर जो अर्धसंघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है। इसका आंसर जिन भी कैंडिडेट को पता कमेंट करना। बाकी बात करूं भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो तो कनाडा से ली गई है और अर्धसंघीय व्यवस्था है आप कमेंट करके बताना। एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था। तो केसी वियर ने कहा था। और अंतिम सवाल व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ब्रेन यूज। तो हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है वो प्रयोग की जाती है, इस प्रकार से था। ऑप्शन नहीं मिले हैं। एक था भारत के कौन से प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति नहीं रहे, ये भी ऑप्शन पर आधारित है। तो इन 40 में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 शिफ्ट और पेंडिंग है, कोशिश करूंगा जल्दी उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। धन्यवाद।